Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Ratibad. We are discussing the unit number 2, that is fossil fuel stream stations. And in the previous lecture, we had covered so many topics regarding the basic components of the fossil fuel power plant. Okay, then in the last lecture, we had discussed about the fuel handling system, that is of the coal delivery and everything. And we had discussed about the elements of the elements of the feed water treatment system. Now in today's lecture, we'll discuss about what actually is the condensers that are used in the steam power plants. There are different types of condensers also. Then we'll discuss the cooling towers, what actually is the work of the cooling towers and their types. We'll talk about the steam condenser, then what actually is the need of the steam condenser. जब हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल जो एफिशिएंसी होती है उसका एक्सप्रेशन होता है T1 minus T2 upon T1. T1 minus T2 upon T1. तो बेसिकली T1 is the source temperature, T2 is the sink temperature. सोर्स टेम्परेचर मतलब जहां से हम एनर्जी दे रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है. सिंक टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हम लोग हीट रिलीज कर रहा है. हीट रिलीज हम जनरली सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में करते हैं. तो बेसिकली जितने ज्यादा हम लोग सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी. जितना कम से कम सिंक का टेम्परेचर रखेंगे उतनी एफिशिएंसी कम होगी. बट जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो भी हम एक लिमिट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं. हम लिमिट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज जितना ज्यादा स्टीम, सोर्स मतलब हीट सप्लाई करना, जितने ज्यादा हीट सप्लाई करूंगा उतनी ज्यादा मुझे क्वांटिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी. जब सुपर हीटेड स्टीम मुझे मिलेगी तो वो सुपर हीटेड स्टीम आफ्टर बॉयलर कहाँ जाती है? आपके पास टरबाइन में जाती है. अब जैसे टरबाइन में वो इंटरेक्ट करेगी स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स के साथ में, तो बिकॉज ऑफ द मेटलर्जिकल कंसिडरेशंस या मटेरियल कंसिडरेशन ऑफ द स्टीम टरबाइंस, हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की स्टीम हम लोग यूज नहीं कर सकते. आप लोग 560 या 600 डिग्री सेल्सियस के हम लोग स्टीम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते. मतलब एक बैरियर क्या हो गया हमारे पास कि मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर सोर्स का नहीं, T1 बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता. अब एक बात आती है T2. तो T2 को भी हम लोग कम से कम चाहते हैं, बट कम से कम हम चाहते हैं तो हम लोग को कहाँ रिलीज करते हैं? मैक्सिमम रिलीज हम करते हैं एटमॉस्फेयर पे. तो एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर अगर मुझे रिलीज करना है तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी फिक्स्ड है आपके पास 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, समवट जो भी है अपना हम जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस होती है, तो उसका टेम्परेचर भी हम लोग नहीं कर सकते. मतलब T2 भी एक फिक्स्ड हो गया कहीं ना कहीं. तो बेसिकली क्या होता है कि जो टेम्परेचर at which heat is rejected can be reduced to the atmospheric temperature if the exhaust of the steam takes place below the atmospheric pressure. अगर आप बात करें कि अगर मैं जो स्टीम है, अगर वो स्टीम को रिजेक्ट करना है, तो अगर मुझे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम पर रिजेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एग्जॉस्ट प्रेशर है, जो एग्जॉस्ट प्रेशर को मुझे कम करना पड़ेगा. अगर मान लो प्रेशर कम होता है, स्टीम टरबाइन की एक्सपेंशन हो रही है, टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन के लास्ट में अगर जो प्रेशर होगा स्टीम का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम होता है तो क्या स्टीम बाहर आ पाएगी? क्या नहीं आ पाएगी. बिकॉज स्टीम की टेंडेंसी होती है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना, बाकी नहीं कि लोअर से हायर की तरफ मूव नहीं करेगी. इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि मुझे लो एग्जॉस्ट टेम्परेचर की या लो एग्जॉस्ट प्रेशर की स्टीम चाहिए होती है. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग सराउंडिंग एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ सकते. उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वेसल में हम लोग करते हैं. ऐसे वेसल में हम लोग उस स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका प्रेशर, जिसके अंदर प्रेशर लोअर देन द कंडेंसर प्रेशर, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो द स्टीम इज एग्जॉस्टेड इनटू अ वेसल नॉन एज अ कंडेंसर वेयर द प्रेशर इज मेंटेन्ड बिलो द एटमॉस्फेयर by continuously condensing the steam by means of circulating cold water at atmospheric temperature. अब बेसिकली कंडेंसर क्या होता है विल डिस्कस. तो ये अपने को क्लियर हो चुका है कि बेसिकली कंडेंसर की जरूरत क्यों पड़ी है. तो मुझे एफिशिएंसी बढ़ाना, जब एफिशिएंसी बढ़ाना तो T2 कम से कम चाहिए. T2 कम से कम कब होगा? जब मेरे पास प्रेशर कम से कम होगा. जब प्रेशर मुझे कम करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी प्रेशर मुझे कम करना है, तो मुझे एक वेसल देना पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकता हूं मैं. ओके, नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि स्टीम कंडेंसर क्या होते हैं? स्टीम कंडेंसर डिवाइसेस इन विच जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है हमारे टरबाइन से वो कंडेंस करते हैं हम लोग बाय मींस ऑफ द कूलिंग वाटर. जो स्टीम टरबाइन से आप बेसिकली बीटीसीपी की बात करें, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप. तो बॉयलर में क्या होता है, आपकी स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम को हम लोग एक्सपैंड करवाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है टरबाइन में. जैसे टरबाइन में से वर्क प्रोड्यूस होकर हमारे पास नीचे आती है तो क्या मिलती है हमको? स्टीम मिलती है, वेट स्टीम. उस वेट स्टीम को पानी में कन्वर्ट करता हूँ ना, काय में? कंडेंसर में. तो यही वही कंडेंसर है.
जो स्टीम होती है मुझे उसको प्योर वाटर फॉर्म में बनाना है, कि मुझे कंप्लीट कंडेंसेशन करना है, जिससे हमने कार्नोट साइकिल में देखा था हमने। तो क्या होता है कि स्टीम कंडेंसर डिवाइस होती है जहां पे जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है टरबाइन, स्टीम टरबाइन से, उसको हम लोग कंडेंस करते हैं किसकी मदद से? बाय मींस ऑफ द कूलिंग वाटर। कंडेंसेशन कैसे होगा? कैन बी डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। ठीक है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? स्ट्रीम होता है, वो अपना फेस चेंज करता है, कहां से वेपर से कंप्लीट लिक्विड हो जाता है, और अपनी कौन सी हीट रिजेक्ट करता है? लेटेंट हीट। रिजेक्ट इज लेटेंट हीट। कांस्टेंट टेंपरेचर हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में। तो बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे कंडेंसर का? कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है लो प्रेशर मेंटेन करना, लो प्रेशर प्रोवाइड करवाना, कहां से? कि जो मेरी स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम जो आ रही है ना मेरी टरबाइन से, वहां से। और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली टू सप्लाई टू द बॉयलर प्योर एंड हॉट फीड वाटर। अब व्हाट एक्चुअली द एडवांटेजेस? एडवांटेज का क्या होते हैं कि इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट ड्यू टू इंक्रीज एंथैल्पी ड्रॉप। एंथैल्पी ड्रॉप बढ़ा देता है। एंथैल्पी, जैसे प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा आपके पास नीचे, कम प्रेशर तक मैं स्टीम को एक्सपेंड करा लूंगा, तो एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो एंथैल्पी जब कम हो जाएगी तो H1 माइनस H2, जो ऊपर की एंथैल्पी और नीचे की एंथैल्पी, तो एक रेंज बढ़ गई है। जैसी रेंज बढ़ गई है तो बेसिकली क्या होता है? एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। बैक प्रेशर कम कर देता है विद रिजल्ट्स इन मोर वर्क आउटपुट। तो कंडेंस स्टीम होती है कैन बी रीयूज्ड एज अ फीड वाटर फॉर बॉयलर व्हिच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। जो आपका कंडेंस स्टीम होती है वो पानी में हम लोग एज अ फीड वाटर हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली जो कंडेंसेट होता है, द टेम्परेचर, जो फीड वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं, तो जो कंडेंसेट होता है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। इससे क्या होता है? हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कम हो जाती है। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कंडेंसिंग पावर प्लांट्स के? सबसे पहला होता है बेसिकली कंडेंसर। कंडेंसर क्लोज वेसल हो गया है, एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर हो गया जहाँ पे कि एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंस करते हैं। दूसरा होता है कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर आइदर विद द हेल्प ऑफ द कूलिंग टॉवर हो गया, स्प्रे पॉन्ड्स हो गया, कूलिंग पॉन्ड हो गया, जब आगे पढ़ेंगे, किसी की भी मदद से हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं। जो स्टीम होती है उस स्टीम को क्या करते हैं? कूलिंग वाटर से इंटरेक्ट करवाते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे कि जो कंडेंसर, जो स्टीम होती है वो कंडेंस होके एक वाटर फॉर्म में आ जाती है। एक पंप होता है, पंप, दो पंप यूज करते हैं। एक पंप तो होता है सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर, जो कूलिंग वाटर होता है उसको सर्कुलेट करने के लिए। एक होता है कंडेंसेट को सर्कुलेट करने के लिए। स्टीम होती है, स्टीम जैसे कंडेंस हो जाती है तो उसको सर्कुलेट करने के लिए एक पंप होता है। एक हॉट वेल होता है, जो कंडेंस स्टीम होती है उसको हम लोग बेसिकली कंडेंस स्टीम कंडेंस होने के बाद गर्म पानी बनता है, उस गर्म पानी को हम लोग हॉट वेल में लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड अरेंजमेंट कूलिंग पॉन्ड और कूलिंग टॉवर, जो भी बेसिकली सप्लाइंग ऑफ कूलिंग वाटर जो होता है। अब टाइप्स ऑफ कंडेंसर की बात करते हैं तो कंडेंसर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, उसको फर्दर मोर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन होता है इसका मिक्सिंग और नॉन मिक्सिंग टाइम पे। जो कूलिंग वाटर और जो मेरी स्टीम आ रही, अगर वो दोनों मिक्स हो रही हैं, अगर वो दोनों मान लो नहीं मिक्स हम नहीं कर रहे हैं, उसको सेपरेट अलग अलग हम लोग हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो वो होता है नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस कंडेंसर। उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर टाइप ऑफ नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर, मतलब नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफर होता है इसमें। इसमें अलग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर्स होते हैं, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर्स होते हैं, रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर एंड द एवापोरेटिव कंडेंसर्स होते हैं। ठीक है। एक और होता है जेट कंडेंसर। अब जेट कंडेंसर मतलब होता है मिक्सिंग टाइप कंडेंसर्स। मिक्सिंग टाइप कंडेंसर्स मतलब कि जो आपके पास कूलिंग वाटर है और जो कंडेंसर, दोनों को हम डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं। स्टीम और जो कूलिंग वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस में। अब ये डिपेंड्स होता है कि हम उसको यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो कंडेंसर, जो कूलिंग वाटर होता है उसको भी एक एक सेम क्वालिटी का ही हमको यूज करना है लगभग। अगर मुझे उस वो कंडेंसेट को एज अ फीड वाटर यूज करना है हमें, तो जो कूलिंग वाटर होता है वो भी हाई क्वालिटी का हम लोग कूलिंग वाटर यूज करते हैं। एंड इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर होता है, काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर होता है, बैरोमेट्रिक और हाई लेवल जेट कंडेंसर एंड द इजेक्टर कंडेंसर। ठीक। अब सरफेस कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर जैसे हमने बात की थी, बेसिकली ये होता है नॉन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता बिटवीन द स्टीम और द कूलिंग वाटर, एंड द कंडेंसेट कैन बी रीयूज्ड इन द बॉयलर। की मतलब कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, एक अलग पाइप में से आपका अलग पाइप में से आपका हम लोग स्टीम को फ्लो करवाते हैं, वाटर ऊपर से रेडियल फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में, व्हाटएवर द फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर करवाते हैं, तो नॉन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है इन सच कंडेंसर। इसमें एक फायदा हम लोग को ये मिलता है कि इम्प्योर वाटर, मतलब वाटर की क्वालिटी बेहतर नहीं हो रहा, जरूरी नहीं कि हम प्योर वाटर ही हमें करना, बिकॉज हमें तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट करना है। Impure water can be used for cooling purpose, whereas the cooling water must be pure in jet condenser. जैसे जेट कंडेंसर में क्या होता है, मिक्सिंग वाला टाइप का होता है, जेट कंडेंसर में मुझे प्योर वाटर चाहिए होता है।
Although the capital cost and the space needed is more in surface condenser, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट और स्पेस ज्यादा लगती है, बट अगर आप रनिंग कॉस्ट की बात करें और एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स ये काफी ज्यादा इसमें अचीव हम लोग करते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन कहाँ किया गया इसका, पोजीशन ऑफ द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, फ्लो ऑफ कंडेंसेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्स। इस बेसिस पे हमने तीनों बेसिस पे हमने डिपेंड किया अलग अलग टाइप में कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर। सबसे पहले तो डाउन फ्लो टाइप। बेसिकली डाउन फ्लो टाइप में क्या होता है, आप देखेंगे दिस इज द फ्रंट व्यू होता है, ये साइड व्यू आपको दिख रहे हैं दोनों कंडेंसर के। फ्रंट व्यू बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि डाउन फ्लो मतलब ऊपर से आपकी एग्जॉस्ट स्ट्रीम आ रही है, एग्जॉस्ट स्ट्रीम जो ऊपर स्ट्रीम कहां से आ रही है, टरबाइन्स की जो एग्जॉस्ट है, टरबाइन का एग्जॉस्ट है, वहां से आपकी स्ट्रीम ऊपर से फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे दो हाफ में बटा हुआ है जो आपका सेल है टाइप से, एक लोअर हाफ हो गया, अपर हाफ हो गया। यहाँ से कूलिंग वाटर हम लोग प्रोवाइड करवा लें। जब नीचे से कूलिंग वाटर जा रहा है आपका, कूलिंग वाटर यहाँ से पास होते हुए जा रहा है। बैफल प्लेट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो सके। बैफल प्लेट कभी हम लोग लगाते हैं मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ वाटर हो सके, मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ वाटर की यहाँ से डायरेक्टली तीन पाइप में से पानी जा रहा है, देन अगेन ये तीन पाइप यही वाटर सेम वाटर अगेन यहाँ से पास हो रहा है, अगेन यहाँ से पास होके जा रहा है। मतलब दो बार आपके पास एग्जॉस्ट स्ट्रीम इससे कांटेक्ट में आ रही है कि स्टीम आपकी दो बार कांटेक्ट में आ रही है, गर्म पानी से फिर अगेन ठंडे पानी से। समझ में आ रहा है आपको कि एक बार यहाँ से सेम वाटर यहाँ पे भी जा रहा है, सेम वाटर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो दो बार आपकी स्टीम एक ही पानी से आपकी कांटेक्ट में आ रही है, तो आपकी जो स्टीम होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंडेंसेट हमें अचीव हो जाता है। हम एयर फ्लो करवाते हैं यहाँ से, एयर बेसिकली हम लोग फ्लो करवाते हैं। एयर क्या करता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करने के लिए कि बेहतर तरीके से हीट ट्रांसफर एवापोरेशन रेट बढ़ सके, यहाँ पे नीचे से हमें कंडेंसेट मिल जाता है, ठीक है। एक बेसिकली सेंट्रल फ्लो कंडेंसर। सेंट्रल फ्लो में क्या होता है कि आपका बहुत सारे पाइप सेंटर में लगे होते हैं, रेडियल डायरेक्शन में। रेडियली हम लोग क्या करवाते हैं इसमें, रेडियली हम लोग इनसाइड की तरफ हम लोग स्टीम को प्रोड्यूस वो करवाते हैं, इसमें इनसाइड की तरफ हम लोग स्टीम इंपिंच करवाते हैं बेसिकली। तो कंडेंसेट मूव्स रेडियली, तो कंडेंसेट होता है वो रेडियली मूव्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ट्यूब नेस्ट करता है। सम ऑफ द एग्जॉस्ट स्टीम व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स मींस द अंडरकूल कंडेंसेट एंड प्रीहीट दस रीडिंग अंडरकूलिंग, मतलब अंडरकूलिंग अवॉइड करते हैं। एक होता है एवापोरेशन कंडेंसर। अब इन दिस इस कंडेंसर में बेसिकली क्या होता है कि स्टीम, जब स्टीम हमको कंडेंस करना है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम लोग ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स होता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं बेसिकली इसमें इन द फॉर्म ऑफ जो वाटर होता है, उस वाटर को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो वाटर है आपके पास, यहाँ से मेकअप वाटर हो गया, मेकअप वाटर विद द सर्कुलेटिंग वाटर पंप ऊपर से जा रहा है, नंबर ऑफ ट्यूब्स में से आपकी स्टीम फ्लो कर रही है, ठीक है। स्टीम होती है बहुत सारी ट्यूब्स में से फ्लो करते हैं, जो वाटर होता है उसको रेडियल फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में हम लोग उस ट्यूब्स में से फ्लो करवाते हैं। तो क्या होता है, प्रॉपर हीट इंट्रैक्शन होता है, जो एवापोरेशन होता है हमारी स्टीम का, जो कंडेंसेशन हमारी स्टीम का होता है, बहुत अच्छा कंडेंसेशन स्टीम का होता है, जिससे कि हमको कंडेंसेट एक लार्ज क्वांटिटी में मिल जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं बेसिकली, डिसएडवांटेज। सबसे पहले कंडेंसेट को हम एज ए बॉयलर फीड वाटर यूज कर सकते हैं सरफेस कंडेंसर में। कूलिंग वाटर जो होता है, इवन प्योर क्वालिटी का कूलिंग वाटर हम यूज करते हैं, हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, जो वैक्यूम, हाई वैक्यूम का मतलब होता है हमें नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव मतलब एक प्रकार से हमें जितना कम से कम प्रेशर हम लोग अचीव कर सके उसमें, जिसमें हाई वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली 73.5 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं सरफेस कंडेंसर में। और बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज होती है सरफेस कंडेंसर, दिस इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। डिसएडवांटेज क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है इसकी, बल्कि और रिक्वायर्ड स्पेस ज्यादा होता है, इसका रिक्वायर्ड स्पेस ज्यादा लगता है। जेट कंडेंसर हमने बात की, जेट कंडेंसर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप का होता है कि टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एंड द कंडेंसर सेम होता है जब कंडेंसर लीव करता है। इसमें ज्यादा कंपोनेंट नहीं, बेसिकली हम देखा जाए तो नोजल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉर कंडेंसिंग वाटर। जो वाटर इसको हम कंडेंस कर रहे हैं, जो स्ट्रीम्स होती है बेसिकली, उसको हम लोग नोजल से डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग करते हैं, कूलिंग वाटर को, नॉट कंडेंसिंग स्ट्रीम। कूलिंग वाटर को जब भी हम इसमें इस टाइप में हम लोग करेंगे, तो बेसिकली हम लोग ज्यादा का टाइम इसमें जो हम रेडियल स्प्रे यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं हम लोग इसमें, कन्वर्जन डाइवर्जिंग आप बात कर देखेंगे कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए। स्टीम इनलेट होता है, मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर में बेसिकली दो टाइप्स के फ्लो हो सकते हैं, पैरेलल फ्लो टाइप होता है, काउंटर फ्लो टाइप होता है। स्टीम और वाटर का डायरेक्शन सेम होता है, तो पहला केस पैरेलल फ्लो टाइप होता है, सेकंड केस में होता है जब स्टीम और डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। हॉट वेल होता है जो कंडेंसेट को इकट्ठा करने के लिए, कंडेंसेट वाटर दोनों को।
सबसे लो लेवल जेट कंडेंसर्स होते हैं, इसमें पैरेलल फ्लो भी होता है और काउंटर फ्लो भी होता है। अब लो लेवल जेट मतलब क्या होता है कि हायर जेट हम लोग प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, जेट ऑफ वाटर। कंडेंसेट आउटलेट की जब हम बात करते हैं, कंडेंसेट आउटलेट में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से कूलिंग वाटर हम लोग स्प्रे करवा सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्प्रेयर लगे या नोजल्स लगे, नोजल का काम क्या होता है, उसको स्प्रे फॉर्म में मिनी ड्रॉपलेट, माइक्रो ड्रॉपलेट्स में उसको स्प्रे करके देना, और ऊपर से एग्जॉस्ट स्टीम आती है। एग्जॉस्ट स्टीम और वाटर दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ड्रॉपलेट्स में होते हैं, माइक्रो फॉर्म्स में होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स होते हैं, तो वाटर अपनी हीट, स्टीम अपनी हीट किसको देती है, वाटर को देती है। तो हीट ट्रांसफर के कारण क्या होता है, दोनों मिक्सिंग हो जाते हैं, दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है, दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है इस पर। हाँ बेसिकली एक्चुअली क्या होता है इसमें, काउंटर फ्लो में क्या होता है, काउंटर फ्लो में जो कूलिंग वाटर होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो होता है, स्टीम ऊपर जाती है, एग्जॉस्ट स्टीम नीचे से फ्लो करवाते हैं। हाई लेवल बेसिकली क्या होता है, बैरोमेट्रिक कंडेंसर। इसमें क्या होता है, हम लोग एक हाइट के हिसाब से, हाइट पे कि एयर सक्शन पंप जो होता है बेसिकली, कि इसमें क्या होता है, द कंडेंसर सेल इज प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 10.33 मीटर बैरोमेट्रिक हाइट अबव द हॉट वेल। ज्यादा हाइट से हम लोग फ्लो करवाते हैं, जिसमें कि जो आपके पास जो एक कांटेक्ट टाइम होता है, बेसिकली कांटेक्ट टाइम बिटवीन कांटेक्ट टाइम जो होता है, जो हीट ट्रांसफर के लिए बिटवीन द स्टीम एंड द वाटर, वो ज्यादा मिलता है हमको, ठीक है। दिस कंडेंसर डज नॉट फ्लड द इंजन इफ द वाटर एक्सटेंशन पंप फेल। अगर वाटर एक्सटेंशन पंप फेल भी हो जाता है, तो वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, तो इंजन को कुछ हार्मफुल नहीं करता इसमें। इजेक्टर कंडेंसर में बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर को हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं, यहाँ पे वाटर ऊपर से आता है, और एग्जॉस्ट स्टीम और एयर, ये नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, ये वापस नहीं आ सकता, सिर्फ यहीं पे जाएगा। बेसिकली क्या होता है, इन दिस कंडेंसर कोल्ड वाटर इज डिस्चार्ज अंडर हेड ऑफ 5 से 6 मीटर हाइट पे, सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट नोजल की सीरीज की क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, कन्वर्ज और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट नोजल में क्या होता है कि जो आपका वाटर होता है, तो वाटर के क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ते जाती है, जो प्रेशर एनर्जी होती है वो क्या होता है, पार्टली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाती है। द स्टीम एंड एयर एंटर्स द कंडेंसर थ्रू द नॉन रिटर्न वाल्व। इस नॉन रिटर्न वाल्व से स्टीम और एयर एंटर्स करती है। मिक्सिंग वाटर कंडेंसर, प्रेशर एनर्जी, इसमें क्या होता है, प्रेशर एनर्जी पार्टली काइनेटिक एनर्जी एट द कन्वर्जिंग कोन। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली हम लोग, जो डाइवर्जिंग कोन, यहाँ पे डाइवर्जिंग कोन क्यों दिया गया है, कि बिकॉज हमें क्या चाहिए, हायर प्रेशर की स्ट्रीम चाहिए। तो इन द डाइवर्जिंग कोन द काइनेटिक एनर्जी इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी एंड द प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेयर इज अचीव्ड सो एज टू डिस्चार्ज द कंडेंसर टू द हॉट वेल। जब मुझे हॉट वेल में अगर डिस्चार्ज करना है, तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए करना एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा आपको प्रेशर मिलेगा, तभी हम लोग एक ओपन एटमॉस्फेयर हॉट वेल में हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। व्हाट एक्चुअली इज द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर सभी को पता है हमको, बेसिकली कि जो कंडेंसेट, जो स्टीम को हम लोग बेसिकली, जो स्टीम होता है कंडेंसर में, जो स्टीम को कंडेंस करने के लिए जो पानी लगता है, जो पानी लगता है कंडेंस करने के लिए, उस पानी को हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। वो पानी को, अगर मेरे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, मतलब कोई नदी है बाजू में, कोई तालाब है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, वो पानी को वहां से लूंगा, उसको छोड़ दूंगा, पानी से क्या करूंगा, स्टीम को कंडेंस करूंगा, हीट ट्रांसफर होगा, पानी, ये पानी गर्म होगा आपके पास, जो कूलिंग वाटर जो मुझे लग रहा है, उसको वापस नदी में छोड़ दूंगा या तालाब में छोड़ूंगा, कुछ समय बाद फिर से मैं रिसर्कुलेट करते रहूंगा। इफ वी आर हैविंग दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर, अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेरे पास है, तो वी कैन डू दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, for the condensation of steam into condensate to be used as feed water to the boiler, cooling water has to be supplied to the condenser, ठीक है। If there is abundant source of cooling water like river or pond, there is no problem, but if the supply of water is limited, ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ वाटर लिमिटेड है, हमारे पास सप्लाई abundant या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, तो व्हाट वी आर यूजिंग कूलिंग टावर्स। हम लोग कूलिंग टावर्स यूज करते हैं फॉर वाटर कूल्ड कंडेंसर्स। कूलिंग टावर का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये टावर्स दिख रहे हैं आपको, कूलिंग टावर्स इस तरीके से, ये क्या होते हैं बेसिकली, सेमी इनक्लोज डिवाइस होते हैं, सेमी इनक्लोज डिवाइस होते हैं मेड अप ऑफ द स्टील और कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्योंकि हम जब भी थर्मल पावर पर बात करते हैं, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हमें कूल करना पड़ता है। एक बेसिकली विंड का प्रेशर हम बोलो, या एटमोस्फेयर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आप कैरी करते हैं, क्योंकि आप ओपन टू द एटमोस्फेयर रखा होता है। मेड ऑफ स्टील, इसके अंदर क्या लगे होते हैं, बेसिकली बैफल्स लगाते हैं, ट्रफ्स लगाते हैं, या फिर कॉरुगेट मतलब रफ सरफेस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एटमाइजेशन ऑफ वाटर।
ठीक है। जनरल सेंस में क्या होता है, हम ऊपर से वाटर छोड़ते हैं, जो गर्म पानी मिलता है हमें, गर्म पानी को ठंडा करना है, फिर वापस कंडेंसर में भेजना है बेसिकली। उद्देश्य क्या है कूलिंग टावर का, कि आपने जो स्टीम को मैंने कंडेंस किया, तो स्टीम को जैसे कंडेंस करूंगा तो जो कूलिंग वाटर वो गर्म हो जाएगा, तो उस गर्म वाटर को मुझे फिर से ठंडा करना है, ठंडा करके फिर से मुझे कंडेंसर में भेजना है, तो ये साइकिल चलते रहती है। तो जो गर्म वाटर होता है, गर्म वाटर में ऊपर से सप्लाई करता हूँ, नीचे से एयर सप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो ऊपर से पानी सप्लाई करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेडियल स्प्रे, इन द रेडियल फॉर्म्स में, स्प्रे के फॉर्म में आपके पास पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है स्प्रे के फॉर्म में, और नीचे से जब एयर कूलिंग एयर कूल्ड एयर ऊपर जाती है, दोनों क्या कांटेक्ट करके जो पानी होता है उसको ठंडा कर देती है। जब पानी ठंडा कर देती है तो नीचे आपका कूल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉन्ड एट द बेस ऑफ द टावर एंड पम्प्ड बैक इनटू द कंडेंसर। तो बेसिकली कूलिंग टावर रिक्वायर्स स्मॉलर एरिया देन स्प्रे पॉन्ड। ऐसे बहुत सारे स्प्रे पॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, कूलिंग पॉन्ड्स यूज करते हैं, बट जब सफिशिएंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है देयर वी आर यूजिंग डायरेक्टली। ठीक है। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एयर सर्कुलेशन, कूलिंग टावर इज क्लासिफाइड इन नेचुरल ड्रॉट होता है और मैकेनिकल ड्रॉट होता है। नेचुरल ड्रॉट टाइप ऑफ कूलिंग टावर होता है, मैकेनिकल ड्रॉट टाइप ऑफ कूलिंग टावर होता है। जब मैकेनिकल ड्रॉट की हम लोग बात करते हैं, दो टाइप के होते हैं, फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस ड्रॉट। देन अगेन एक होता है हाइपरबोलिक ड्रॉट। तो नेचुरल ड्रॉट में क्या होता है, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैंस ब्लोअर्स, हम कुछ यूज नहीं करते, नेचुरली नेचुरल कन्वेक्टिव करंट्स की हम बात करें कि नॉर्मली मतलब एक इंड्यूस करंट कन्वेक्टिव करंट्स के कारण आपके जो एयर जो नेचुरली एयर जो नीचे से फ्लो करवा रहा हूं मैं, ऊपर से जो पानी आ रहा है, पानी वी आर स्प्रिंग, हम लोग तोड़ देते हैं पानी को। अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके वेट कूलिंग, ये आपके ऊपर से आपके पानी आता है, यहाँ पे वेट कूलिंग नेचुरल ड्रॉट की तरह हो रहा। तो हॉट वाटर जो ऊपर से पानी आपके इसमें आता है, जब पानी आता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगे होते हैं, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर करते उसको रोक देते हैं, रोक के क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं पानी का। तो वाटर का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, वाटर का सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नोजल्स लगे हुए हैं। नोजल्स क्या काम करता है कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बढ़ा देता है, और साथ ही साथ काइनेटिक बढ़ाने के साथ क्या करता है, स्प्रे फॉर्म में वाटर को आप तोड़ देता है, माइन्यूट फॉर्म में आपको ब्रेक कर देता है, जेट जो स्प्रे माइन्यूट जेट्स में ब्रेक कर देता है। तो वाटर फॉल्स ओवर द डेक, डेक ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेटेड सरफेस इंक्रीज करता है। अब नीचे से क्या करते हैं, यहाँ पे एयर सक्शन सक करता है एयर जनरली, मतलब ये आप बोल दो नेचुरली एयर सक कर रहा है, कोई हम फैन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो एयर सक कर रहा है। जब एयर सक कर रहा है, यहाँ से एयर सक होके जा रही है, नीचे पर से पानी माइन्यूट फॉर्म में आ रहा है, दोनों जब मिलते हैं यहाँ पे, दोनों जब आप पे कांटेक्ट करते हैं, तो एक हाई रेसिडेंस टाइम, ज्यादा रेसिडेंस टाइम तो नहीं मिलता नेचुरल ड्रॉट में, बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेचुरल ड्रॉट आपको रेसिडेंट टाइम मिल जाता है दोनों को। कूलिंग फिल का मतलब हो गया कि दोनों आपस में कांटेक्ट होके एयर ऊपर की तरफ, तो गर्म एयर हॉट एयर ऊपर की तरफ चली जाती है, और पानी अपना टेम्परेचर रिलीज करके जो हॉट वाटर होता है वो कोल्ड वाटर के फॉर्म में नीचे कूलिंग वाटर में कंडेंसेट, हॉट फिल मतलब कोल्ड वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि हम लोग उसको ले लेते हैं। एयर फ्लोइंग अक्रॉस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करती है, कूल्स द फॉलिंग वाटर। दिस टावर्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी पावर प्लांट सच एज डीजल पावर प्लांट। बेसिकली हम थर्मल पावर में यूज नहीं करते हैं, हम लोग स्मॉल कैपेसिटी पावर प्लांट में यूज करते हैं। एक होता है फोर्स ड्रॉट। फोर्स ड्रॉट में हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने ड्रॉट्स पढ़े, टीजीडी हम लोग ड्रॉट्स पढ़े, फोर्स ड्रॉट होता है, इंड्यूस ड्रॉट होता है। फोर्स ड्रॉट वैसे ड्रॉट हम लोग फोर्स ड्रॉट की बात करें, मैकेनिकल ड्रॉट, जैसे क्या नाम था यहाँ पे, मैकेनिकल ड्रॉट। मैकेनिकल ड्रॉट मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियली कुछ ऐसा अपन, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। ड्रॉट का मतलब प्रेशर डिफरेंस हम सभी को पता है। ड्रॉट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस, मतलब एक ज्यादा प्रेशर डिफरेंस मुझे क्रिएट करना है। जब ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, तो मैं फैन यूज कर सकता हूँ, ब्लोअर यूज कर सकता हूँ, एग्जॉस्ट फैन हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी फैन की पोजीशन के हिसाब से, अगर फैन में नीचे की तरफ लगाता हूँ, इस कूलिंग टावर में अगर मैं नीचे की तरफ जहां से मैं एयर को इन करवा रहा हूँ वहीं पे अगर मैं फैन लगा रहा हूँ, तो ये होता है आपका फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर। ठीक है। वहीं अगर फैन की पोजीशन में ऊपर की तरफ लगाता हूँ, कि यहाँ से तो एयर आपका सक्शन, एटमॉस्फेयर एयर आपके सक कर रही है, जब एयर कांटेक्ट करने के बाद जहाँ ऊपर जाती है, तो जो ऊपर से जब कोई खिंचाव करता है, ऊपर से जब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है कि ऊपर से यहाँ से खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फैन एटमॉस्फेयर के एयर को खींच रहा है, ये फैन क्या कर रहा है, हॉट एयर को खींच रहा है ऊपर की तरफ। इस तरीके से दोनों पोजीशन ऑफ फैन की कारण, जो चेंजेस पोजीशन है फैन की, उसके कारण दो टाइप में होते हैं, एक होता है फोर्स ड्रॉट, एक होता है इंड्यूस ड्रॉट। तो फोर्स ड्रॉट में क्या होता है कि फैन होती है बॉटम ऑफ टावर इंस्टॉल करते हैं हम लोग, द हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर एंटर द नोजल। ठीक है, आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है कि वाटर इन कर रहा है, यहाँ पे नोजल से आपके ब्रेक हो रहा है, नोजल से ब्रेक हो रहा है, तो हमने और ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा दिए,
ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है बेसिकली, जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको एयर और वाटर को कांटेक्ट करने का, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा कांटेक्ट करने का उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास एक हीट एक्सचेंज होगी दोनों के बीच में, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ। द डिफरेंस हियर, अब इंड्यूस ड्रॉट की बात करें, द डिफरेंस हियर इज इन द सप्लाई ऑफ एयर। द ड्रॉट फैन इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टावर ड्रॉस एयर थ्रू द टावर, ठीक है ना। The hot water is allowed to pass through a tower below the illuminator, सेम केस होता है, बस यहाँ ऊपर की तरफ लगता है। एक होता है हाइपरबोलिक कूलिंग टावर। हाइपरबोलिक कूलिंग टावर का फायदा क्या होता है बेसिकली, थोड़ा ऊंचा होता है, ये हाइटेड होता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का होता है, सबसे बड़ी बात है हाइपरबोलिक शेप का बना होता है। हाइपरबोलिक शेप से फायदा क्या होता है इस तरह की शेप से कि इंडिविजुअल ड्रॉट, मतलब हमें कोई फोर्स ड्रॉट करने की जरूरत ही नहीं है। जो एक सफिशिएंट हाइपरबोलिक शेप के कारण क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रॉट प्रेशर डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो हमें ना ही कोई फैन लगाना पड़ता है, ना ही ब्लोअर्स लगाना पड़ता है। तो जो एयर इनलेट होती है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर से आपकी एयर इनलेट होते जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली और जितनी ज्यादा एयर इनलेट होती है, अब आप जो कूलिंग होती है बेसिकली, कूलिंग के बाद क्या एवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो 35% हमें कम से कम मेकअप वाटर इसमें देना पड़ता है कंपनसेटिंग के लिए। यहाँ पे एडवांटेज की बात करोगे हाइपरबोलिक की आप लोग, तो क्या होगा कि हमें नो एयर फैंस आर रिक्वायर्ड, सो पावर कॉस्ट एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट आर टोटली एलिमिनेटेड, ठीक है। हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट्स इट्स ओन ड्रॉट, खुद का ड्रॉट प्रोड्यूस करता है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है। ग्राउंड फॉगिंग अवॉइड, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट कंसिडर थोड़ी हाई होती है, ठीक है। इट्स परफॉर्मेंस वेरी विद द पर्सनल चेंज डीबीटी एंड आरएच ऑफ एयर, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डीबीटी, ड्राइवल टेंपरेचर एंड द ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर पर डिपेंड करता है। So this is all about the basically about the cooling towers and the jet condensers. जब jet condensers condensers basically कंडेंसर हमने बात की थी तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सरफेस कंडेंसर, एक होता है जेट कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, वो होता है नॉन मिक्सिंग टाइप होता है, जेट कंडेंसर मिक्सिंग टाइप होते हैं। एंड वी डिस्कस अबाउट द कूलिंग टावर्स, जो वाटर कंडेंसर में लगता है उस वाटर कौन सप्लाई करता है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर काम होता है बेसिकली वो सप्लाई वाटर को हमको बार बार उसको ठंडा करके अगेन सप्लाई करना। ओके, so this is all about the today's lecture. In case of any doubt, you can directly ask in the doubt interacting sessions. जो पहले के लेक्चर्स है वो भी आप लोग प्रिपेयर करके यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।